यूक्रेन की लड़ाई का सबसे ज़्यादा असर भारत के एमबीबीएस छात्रों पर पड़ा था। भवन के कंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल थे, जिसमें सबसे ज़्यादा स्प्रिंग का जो इस्तेमाल किया जाता था, जो यूक्रेन से आता था, उस पर हुआ था। लेकिन जैसे ही अमेरिका और ईरान की लड़ाई शुरू हुई, तब से देश के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। बढ़ोतरी के साथ ही कमी भी देखी जा रही है। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कम हो। देश के अंदर आर्थिक मंदी एक अलग रूप ले चुकी है। बाजार सुस्त बैठा हुआ है। कर्ज के बोझ तले, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र हो, चल रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब तक पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति आसानी से, सामान्य ढंग से जब तक नहीं होती है, तब तक देश के अंदर महंगाई, आर्थिक मंदी का दौर चलता रहेगा। हालांकि इस लड़ाई के अंत की क्या कुछ तैयारी है या क्या कुछ हो रही है, ये लगातार आपको हम अपडेट कराते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और अभी हम प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं और आपसे चर्चा करने जा रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग के बीच पैदा हुए हालात के बारे में। दरअसल इस जंग के बाद लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश के अंदर आर्थिक मंदी का दौर एक अलग है। भारत में यदि बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, बेकारी की समस्या सामने आ रही है। इस बीच सबसे अहम सवाल यह उठता है कि आखिर कब इस जंग का अंत होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज़ आ रही है, उन जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा किस तरह भारतीय जहाज़ को भी निशाना बनाया गया और ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या स्थितियाँ सामान्य होने में, अगर आज भी सामान्य हो जाए तो आने वाले 3 से 6 महीने में यह सामान्य हालात होंगे। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा निर्णय, अभी तक कोई भी ऐसा कदम किसी देश के तरफ से उठाया नहीं गया। हालांकि समझौते हुए हैं, आज ही के दिन समझौते हुए हैं। समझौते के हुए 5-6 घंटे बीते भी नहीं है कि इजराइल ने अभी लेबनान पर बमबारी कर दी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर संधि के तहत संघर्ष विराम की जो कोशिशें थी, वो कोशिशें नाकाम होती नज़र आ रही है। जिस कोशिश के तहत, जिस संधि के तहत इस जंग को रोकने की कवायद कई देश मिलकर बाकायदा कर रहे थे, आज हालात ऐसे हैं कि वो स्थिति फिर संभल नहीं रही। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ की जो कमी है और उसके दामों में जो बढ़ोतरी है, क्या उसको नियंत्रण कर पाना क्या किसी देश के बूते है? खासकर भारत जैसे देश के साथ, जिसकी जनसंख्या करीब 130 करोड़ से ऊपर है, वहाँ पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में बढ़ोतरी को रोकने का कयास या प्रयास असंभव सा लग रहा है। सरकार E20 एथेनॉल मिक्स पेट्रोल लाने की लगातार कोशिश कर रही है। देश के अंदर हालात ऐसे बन रहे हैं कि E20 पेट्रोल के बारे में लोग का कहना यह है कि अब माइलेज कम दे रही है। अब सवाल यह उठता है कि देश के अंदर क्या पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में फिर कमी होगी? क्या पेट्रोल का दाम क्या भारत में कमेगा? क्या महंगाई भारत में कम जाएंगे? क्या टोल जो इंडिया के अंदर जितने भी सड़कों पर दिख रहे हैं, क्या हट जाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार यह प्रयास कर रही है कि स्थिति को सामान्य किया जाए। मैंने शुरू से ही कहा था कि जब से ईरान, अमेरिका और इजराइल की लड़ाई हुई थी, तब से पेट्रोलियम पदार्थों में की आपूर्ति में कमी होगी, इस बात का जिक्र मैंने किया था। लेकिन दरअसल हम अपनी बातों को आपके साथ साझा करते हैं। हमारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, या इतने हमारे चाहने वाले नहीं हैं, या सब्सक्राइबर नहीं हैं, जिस वजह से हमारी बात शायद आप तक पहुंची। लेकिन इस बात का जिक्र मैंने 10 दिन, जंग के 10 दिन के बाद ही कह दिया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपूर्ति अगर पेट्रोलियम पदार्थ की होती रही थी भारत के अंदर, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते और ईरान से हो रही थी। अब सवाल ऐसे में यह उठ रहा है, क्या रूस के सहारे या रूस की दोस्ती के आसरे भारत में जितना पेट्रोलियम पदार्थ आ रहा है, जितना पेट्रोल आ रहा है, उससे जो आपूर्ति की जो एक डेडलाइन है या जीवन रेखा है, उसको संभालने की कोशिश भारत सरकार भरसक कर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आंकड़ों में उलझी सरकार और आंकड़ों के इंतजार में देख रही भारत की जनता के बीच इंतजार इस बात का है कि क्या देश के अंदर पेट्रोल के दामों में कमी होगी? क्या देश के अंदर CNG, डीजल, पेट्रोलियम पदार्थ और पेट्रोल के दामों में फिर से कमी होगी?
ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से इन देशों के बीच जंग जारी है, ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले समय में देश के अंदर जो मौजूदा हालात है, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक मंदी देखी जा रही है, जिस तरह से बाजार सुस्त पड़ा हुआ है, जिस तरह से देश के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों की कमी और पेट्रोल के दामों में वृद्धि लगातार देखी जा रही है, उसको रोकना शायद संभव नहीं लग रहा। रही दूसरी बात सरकार की तैयारी की, तो सरकार इथेनॉल मिक्स E20 फ्लेक्सी फ्यूल के नाम से जो गाड़ियां लॉन्च कर रही है, आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल हो, फ्लेक्सी फ्यूल हो, वो गाड़ियां आपको सड़कों पर दिखेगी। हालांकि इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत के आम आदमी को होगा, क्योंकि जो गाड़ियां इथेनॉल मिक्स पेट्रोल के लिए तैयार नहीं होंगी, या तैयार नहीं है, या काफ़ी पुराना है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं तैयारी करनी होगी। जैसे दिल्ली, मुंबई, अब बड़े बड़े जो शहरों में देखते हैं कि वहाँ सरकार नियम लाती है कि CNG गाड़ियाँ चलेगी या इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ चलेगी। वैसे में होता क्या है कि जो भी BS3 BS4 मानक गाड़ियाँ हैं, वे बेकार हो जाती है। दूसरी तरफ भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में चलिए पेट्रोल की आपूर्ति पहले सुचारू रूप से थी, अब नहीं मिल रही है। तो ऐसे में दूसरा विकल्प बनता है, या तो फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ियों को लिया जाए या इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इसके लिए देश के अंदर तैयारी पूरी करनी होगी, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा एक बड़ा हिस्सा पेट्रोल का कहें या पेट्रोल के माध्यम से कहें, अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा देश से बाहर चला जाता था। अब यह एक दौर है जो आर्थिक संकट का है। हालांकि हम इसे अवसर नहीं बता रहे, इसे आपदा बता रहे हैं, लेकिन जो सरकार अभी प्रयास कर रही है, लोगों को समय मिल रहा है, समय रहते वे भी इसके लिए तैयारी करें। किसी सरकार पर, किसी स्थिति पर दोष देने से कुछ होगा नहीं। आने वाले समय में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी अगर किसी भी तरह से हो जाए, चाहे युद्ध की वजह से हो जाए या नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से कम हो जाए, तो इसको लेकर के तैयारियां आम लोगों को ही करनी होगी, और इसके लिए तैयार भी रहना होगा। क्योंकि जैसे ही पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति कमेगी, दामों में वृद्धि होगी, भाड़ा बढ़ेगा, खर्च ज़्यादा आएगा, तो ऐसे में सवाल उठता है कि इसकी तैयारी करेगा कौन। सरकार आपको अनुदान देगी 2%, 5%, 10% तक, 20% तक, लेकिन आपको बाकी जो 80% है वो आप ही को लेना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेनी हो, क्योंकि पेट्रोल के दामों में कमी होती हुई दिख नहीं रही। अब सवाल यह उठता है, पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में कमी इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपूर्ति कम है। पेट्रोलियम पदार्थ के दाम अब कम हो नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से देश के अंदर में एक बहुत बड़ी निर्भरता थी। हालांकि सरकार कभी कभी अपील करती थी, आपने देखा होगा इस जंग से पहले, कि पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं, पेट्रोलियम पदार्थ बचाएं। तो चलिए, उस चीज़ को लेकर के अब पीछे बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है। स्थिति सामान्य होना संभव नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति सामान्य होना भी अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है। देश के अंदर ऐसे हालात है कि आर्थिक स्थिति, जो मंदी का एक दौर आया है, आर्थिक मंदी का, उससे निपटने के लिए सरकार के पास फिलहाल कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर किया सकता है, यदि मेरा व्यक्तिगत सलाह लिया जाए, चूँकि ये मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हम अपनी बातों को तो रख सकते हैं जैसे आप रखते हैं। ये अगर इस जगह पर रखा जाए, तो जो भी ऑनलाइन मार्केट का एक सिस्टम बना हुआ है देश के अंदर, उसके तहत अगर कोई कड़ा कदम भारत सरकार निर्णय लेती है, तो इससे छोटे छोटे दुकानदार हैं जो आपके गली मोहल्ले गांव सड़क पे हैं, उनको एक बड़ा राहत मिल सकता है अगर ऑनलाइन खरीदारी में कमी की जाए। हाल ही में जियो मार्ट का आपने हर जगह देखा था कि वो जियो मार्ट वाले 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये का भी सामान आसानी से 10 से 30 मिनट में आप तक डिलीवर कर देते थे। वे लोगों ने क्या किया कि 30 रुपये का डिलीवरी चार्ज रख दिया और 400 से ऊपर का सामान मंगाने पर डिलीवरी चार्ज फ्री कर दिया। अब ऐसे में हुआ क्या कि उन लोगों के ऑर्डर में करीब 70% तक कमी देखी गई। यही स्थिति भारत सरकार को करनी होगी, क्योंकि जितने छोटे छोटे डिलीवरी पॉइंट है, जो डिलीवरी का मार्केट है, उसको कहीं ना कहीं सख्त कानून अपनाना होगा आर्थिक मंदी से निपटने के लिए। क्योंकि ना तो देश के अंदर करोड़ों लोगों को नौकरी दी जा सकती है, हाँ इतना किया जा सकता है कि जो रोजगार की स्थिति है उसके लिए बाजार उपलब्ध कराया जाए। बाजार का जो पैसा है या फिर बाजार जो कलेक्ट कर रही है, जो ऑनलाइन के आश्रय चल रही है, उसको रोका जा सकता है। ये एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जब तक ऑनलाइन नहीं रुकेगा, ऑनलाइन पर पाबंदी नहीं होगी, तब तक बाजार की स्थिति को सुधारना मुश्किल नहीं, असंभव है। सरकार दूसरी कोशिश ये कर सकती है कि जो भी व्यापारी, जो भी आम लोग, जो भी सामान्य लोग छोटा छोटा ऋण लिया है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उन ऋणों को, उन लोनों को माफ़ करें। क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में केंद्र में
फिर दोबारा में कांग्रेस आने के लिए ऐसा कदम उठा सकती है, जैसा कि पिछली बार उन्होंने उठाया था और वे पुनः लंबे समय तक केंद्र में बने रहे थे। आने वाले समय में जो 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, उसमें केंद्र सरकार की या कांग्रेस की जो योजना है ऋण माफ़ी की, अगर उसके आसरे भी अगर कांग्रेस वापसी आना चाहती है केंद्र में, तो वापस आ सकती है। एक बड़ा मुद्दा है जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं है, और ध्यान है तो सरकार कुछ करने की मूड में नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस बिहार में, आप सपोज कीजिए कि इस बिहार में कभी बिजली नहीं थी, प्रशांत किशोर ने कैंपेन किया, उन्होंने कहा फ्री बिजली, नीतीश कुमार ने भी कॉपी पेस्ट करके फ्री बिजली कर दिया 125 यूनिट तक। उस बिहार में जब कभी बिजली के तार पर कपड़े सूखते थे, उसी बिहार में आज बिजली फ्री है, बिजली 125 यूनिट तक फ्री है। घरेलू कॉमर्शियल पे जो चार्ज है वो चार्जेज अप्लाई है। उस बिहार में जहाँ कभी महिलाओं के लिए कोई ऐसा नियम नहीं था, कोई ऐसी कैंपेन नहीं थी, सरकार ने दे दिया कि जितने भी महिलाएं हैं उन लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, रोजगार के लिए 2 लाख तक दिए जाएंगे। जिसकी वसूली नहीं होगी, उस पर चर्चा नहीं हुई। सरकार आ गई, सत्ता में आ गई, लोगों को 10-10 हज़ार रुपये मिले भी, लेकिन ये अलग बात है कि आर्थिक हालात बिगड़ गए। नमस्कार।